एनीमे की शुरुआत हमें इस दुनिया की राजधानी शहर से करवाती है जिसे लैब्रिनथ सिटी के नाम से जाना जाता है। इस शहर को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक मेज भूल भुलैया की तरह दिखाई देता है। नरेशन बताता है कि भले ही लैब्रिनथ सिटी नए अवसर लाने वाली जगह है, लेकिन ये उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ हर मोड़ पर क्या छुपा ये कोई नहीं जानता। शुरुआत कुछ सेकंड्स में हमें एक लड़के से मिलवाया जाता है जिसका नाम निक है। निक एक मशहूर वॉरियर है जो मास्टर ऑफ वॉर नाम की एक प्रमुख एडवेंचरर पार्टी का हिस्सा है। ये लैब्रिनथ सिटी की सबसे जानी मानी क्लेन में से एक है। निक सिर्फ एक स्किल्ड फाइटर ही नहीं बल्कि हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर भी है। निक बताता है कि अभी उसकी लाइफ एक परफेक्ट जगह पर है। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड है जो उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि निक उससे करता है। उसका सपना है कि उसका पूरा एडवेंचरर ग्रुप सबसे ऊंचा रैंक पर पहुंच जाए और ये एक ऐसी चीज थी जो निक हमेशा से चाहता था। लेकिन अचानक एक दिन उसके ग्रुप का लीडर आर्गुस बिना किसी वजह के उसको पार्टी से निकाल देता है। निक हैरान रह जाता है और वो पूछते है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। आर्गुस बिना कोई वैलिड रीजन दिए कहता है कि निक एक कुत्ते की तरह लड़ाई करता है और उसका ग्रुप के लिए कोई खास योगदान भी नहीं है। निक अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसके लिए आर्ग्यू सिर्फ एक लीडर ही नहीं बल्कि उसके पिता के समान था। क्योंकि निक का बचपन बिना उसके पिता के गुजरा था। दुख के इस पल में निक सोचता है कि शायद से उसकी गर्लफ्रेंड उसका मूड ठीक कर सकती है। लेकिन जैसे निक उससे मिलता है उसकी दुनिया और बिखर जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड साफ कह देती कि अब जब वो मास्टर ऑफ वॉर का हिस्सा नहीं रहा तो उसका ब्रेकअप हो जाना चाहिए क्योंकि उसको एक नोबडी के साथ नहीं रहना है। निक एक कॉफी शॉप में चुपचाप बैठा होता है बिना किसी इमोशन के जब तक कि उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली नहीं जाती। तभी निक को एक कड़वी सच्चाई समझ में आती है। उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ मास्टर ऑफ वॉर की वजह से उसके साथ थी, उसके अपने लिए नहीं। ये बात उसके दिल पर इतनी भारी पड़ती जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। और फिर निक वही करता है जो शायद से हर ब्रोक आदमी करता है। वो अपने कमरे में बंद हो जाता है एक अकेला इंसान बनकर। वो एक लोनली ओटाकू की तरह जीने लगता है। अपनी इंटरनेट आइडल अगेट की दुनिया में खो जाता है। निक उसके प्रति अपना पूरा वक्त और भावनाएं अर्पित करने लगता है ताकि वो अपनी असली जिंदगी की सच्चाई से बच सके। लेकिन निक अगेट की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ ये समझने के लिए हमें पास्ट में लेकर जाया जाता है। उसी पल जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका दिल तोड़ा था। उसके बाद निक अंदर से खाली महसूस करता और वो समझ नहीं पाता कि सबने उसके साथ ऐसा क्यों किया, खासकर आर्ग्यूस ने। तभी हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें आर्ग्यूस और निक के बीच में आमना सामना होता है। आर्ग्यूस निक को बताता है कि उसने उसको पार्टी से इसलिए निकाला क्योंकि उसको लगता है कि निक खुद को उससे बेहतर समझने लगा था और निक धीरे धीरे ग्रुप का लीडर बन रहा था जो आर्ग्यूस को पसंद नहीं आया। आर्ग्यूस नहीं चाहता था कि निक सबको ऑर्डर दे और इसलिए उसने उसका सपना तोड़ दिया। निक अब भी अपनी पुरानी यादों में खोया है, उन धोखेबाजों के बारे में सोच रहा है जो कि कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। उसके दिल में सिर्फ दुख और निराशा बची है, जैसे कोई खाली समंदर में अब लहर भी नहीं है। तभी अचानक तेज बारिश के बीच एक खूबसूरत नीले बालों वाली लड़की उसके पास आती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जैसे वो दुनिया की सारी मुसीबत का सामना कर चुकी हो। और निक को देखकर मुस्कुराती है और वो कहने लगती है कि जिंदगी सिर्फ दुख के लिए नहीं बनी है। निक उससे बस एक ही बात कहता है कि अगेट उसकी जिंदगी का आखिरी खुशी का सोर्स थी। लेकिन तभी लड़की एक टिकट निकालती है और निक की तरफ बढ़ती है। ये लो, वो कहती है, ये मेरी पहली परफॉर्मेंस का टिकट, मैं एक नई आइडल हूँ। निक एक पल के लिए हैरान रह जाता है कि ये वही लड़की जिसे वो पूरे दिन अपनी दुनिया समझता रहा, अगेट। लेकिन निक वो टिकट को लेने से मना कर देता है। उसे लगता है कि अब कोई भी चीज उसके दुख को कम नहीं कर सकती है। जब अगेट वहाँ से जाने लगती है तो वो मुस्कुराकर कहती है कि अगर तुम आओगे तो बेहतर महसूस होगा, वादा है। और फिर वही होता है जो होना था। निक इवेंट में पहुंच जाता है, अगेट को चीयर करता है और उसकी दुनिया बस एक जगह सिमट जाती है, अगेट के आसपास। ये एक ऐसी चीज थी जो उसका पूरा ध्यान उसके बीते हुए गम से हटा सकती थी। उसके इवेंट में जो कुछ भी अगेट का मर्चेंडाइज बिक रहा था सब खरीद लिया। उसका पूरा कमरा अगेट के पोस्टर्स, कीचेन्स और आइडल कलेक्शन से भर गया। लेकिन कुछ दिन के बाद एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। निक के पास पैसे खत्म हो गए थे। उसके पास कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए भी 1 रुपए नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो बिना एडवेंचरर बने लैब्रिनथ सिटी में कैसे जाएगा। उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, वापस एडवेंचरर बनना। लेकिन निक का असली मोटिव एक नया ग्रुप बनाकर पैसे कमाना था ताकि वो फिर से अकेला फैन बॉय बनकर अगेट की दुनिया में खो सके। ये बात वो किसी को भी नहीं कहना चाहता था। निक एक नए एडवेंचरर ग्रुप बनाने के इरादे से अपना नया बैच ज्वाइन करता है। वहाँ नए लोग थे, नए चेहरे थे। एक लेवल 1 का लड़का भी था जो शायद से निक के नए ग्रुप का पहला सदस्य बन सकता था। निक उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी आर्ग्यूस की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगती है। तू लीडर बनने के लायक नहीं है निक, तू एक वीक और बेकार इंसान है, कोई भी तुझे सीरियस नहीं लेगा। ये आवाज सुनकर निक अंदर से हिल जाता है। उसकी सारी हिम्मत एक पल में गिर जाती है। उसका मन ही नहीं होता कि वो उस लेवल 1 एडवेंचरर से बात करे। और तभी कोई और बंदा आकर उस रूकी को अपने ग्रुप में ले जाता है। निक बस वहाँ पर खड़ा रहता है बेकार महसूस करते हुए। आर्ग्यूस फिजिकली वहाँ पर नहीं था लेकिन फिर भी उसने निक को एक बार फिर हारने पर मजबूर कर दिया। पूरा दिन निक बस यही महसूस करता रहा कि बस उसका मजाक ही बन रहा है। उसका दुख और भी बढ़ जाता है। उसका सेल्फ स्टीम बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसे सिर्फ अब एक ही चीज चाहिए थी, आर्ग्यूस से बदला। उसका लेजेंडरी ग्रुप जो जा चुका था, नए दोस्त मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और नई ग्रुप बनाने में वो हर जगह फेल हो रहा था। आखिरकार निक बस एक अकेला बार में बैठता है एक ड्रिंक लेकर। वहाँ सब एडवेंचरस अपने ग्रुप अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे थे। सब खुश थे, सबकी लाइफ परफेक्ट लग रही थी सिर्फ निक को छोड़कर। लेकिन तभी 3
और लोग आते हैं और निक के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। एक अजीब सी सिचुएशन थी, ना किसी ने कुछ कहा और ना ही किसी ने एक दूसरे को देखा। तभी निक को एक और सच्चाई समझ में आई, ये तीन लोग भी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थे और शायद ये भी उसी तरह अकेला महसूस कर रहे थे। निक एक पल के लिए उस टेबल पर बैठे लोगों को गौर से देखने लगता है। सबसे पहले उसकी नजर उस अजीब सी लड़की पर पड़ती है। उसके हाथों में एक मैजिक कैन है जिसमें एक चमकदार स्टोन फिट है। उसकी प्रेजेंस ही कुछ अलग लगती है, जैसे पूरे रूम में बस उसी की रोशनी हो। जरूर कोई मैजिशियन होगी, निक अपने मन में ही सोचता है। दूसरा बंदा एक क्लरिक लगता है, लेकिन फिलहाल वो अच्छी खासी नशे में डूबा है। उसके कपड़ों से अभी भी परफ्यूम की महक आ रही होती, जो कि साफ दिखाता है कि वो भी किसी क्लब से आया है। लेकिन उसके चेहरे पर बस एक ही चीज दिख रही होती, गहरी उदासी। और तीसरी लड़की कुछ और ही निकली। उसके बालों में एक अजीब सी साइन थी, उसकी आंखें भी एक अलग ही तरीके से चमक रही थी। तभी निक को समझ में आता है कि ये लड़की आधी ड्रैगन और आधी इंसान है। और अब सब लोग टेबल पर साथ बैठे हैं। जैसे वेट्रेस नए ड्रिंक लेकर आती, निक अपना गिलास उठाता है और एक नया टोस्ट देता है, लेकिन ये किसी और के लिए नहीं, ये सिर्फ खुद के लिए। अब मुझे आर्गुस की कोई परवाह नहीं और न ही मुझे उस बेवकूफ लड़की की याद आती है और न ही मुझे वो दिन याद करने का शौक जब मैं एक बड़ा एडवेंचरर था। और तभी निक अपना गिलास जोर से टेबल पर रख देता है और उसके शब्दों से एक अजीब तेज आवाज गूंजती है, मैं कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। और तभी एक अजीब सी बात होती, वही एग्जैक्ट शब्द टेबल पर बैठे तीनों लोग ने भी बोली होती है। निक एकदम हैरान रह जाता है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? उसके दिमाग में ये सवाल घूमने लगता है और फिर कहानी हमें बताने लगती है कि ये तीनों लोग भी निक की तरह ही धोखा खा चुके हैं। टियाना एक खूबसूरत और प्यारी सी लड़की, एक टैलेंटेड में जो कि हर दिन अपने मैजिक को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करती है। उसकी ट्रेनिंग के बाद स्कूल मास्टर उसके पास आता है, टियाना तुमने हर मैजिक एलिमेंट में मास्टरी हासिल कर ली है, तुम सिर्फ एक सिंपल स्टूडेंट नहीं हो, तुम हमारे स्कूल की सबसे शक्तिशाली सोर्सरर हो। ये सुनते ही टियाना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आज वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान थी, उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी और सबसे पहले वो ये बात अपने फियोंसे एलेक्स को बताना चाहती थी। वो सीधा एक रेस्टोरेंट में जाती, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है। रिसेप्शनिस्ट हाँ में सर हिलाता है, लेकिन कुछ कहने की भी कोशिश करता है, लेकिन टियाना ध्यान नहीं देती। और जैसे ही वो अंदर जाती है, वो देखती है कि एलेक्स किसी दूसरी लड़की के साथ बैठा होता है। उस लड़की का नाम था लैन, लेकिन टियाना फिर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है। वो एलेक्स के सामने बैठ जाती, अपनी बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताती है, मुझे बेस्ट मैच का टाइटल मिला और मैं स्कूल की पहली लड़की हूँ जो कि इतनी छोटी उम्र में लाइटिंग स्पेल का कास्ट कर सकती है। लेकिन एलेक्स इस बात पर ध्यान नहीं देता, उसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं होता। और तभी एक अजीब सी बात कहने लगता है, टियाना मैंने सुना है कि तुम लैन को बुली करती हो, तुम एक एरोगेंट लड़की हो जो कि पावर का गलत इस्तेमाल करती है। और तभी उसने वो बात बोली जो टियाना ने कभी सोची भी नहीं थी। और हाँ, मुझे पता चला कि तुम अपने टीचर्स को सेड्यूस करती थी सिर्फ ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिले और हेडमास्टर का अप्रूवल भी। टियाना एक पल के लिए सब कुछ ब्लैंक महसूस करती है। उसके फियोंसे ने उस पर झूठा आरोप लगाया था और तभी उनकी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है जहाँ पर निक की शुरू हुई थी, धोखा और भरोसे की हार। अब सवाल ये है कि अगर निक और टियाना दोनों धोखा खा चुके हैं, तो क्या वो तीनों लोग भी किसी न किसी तरीके से धोखेबाज दुनिया का शिकार हो चुके हैं? और अगर हाँ, तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है जो ये सब लोग एक ही टेबल पर बैठे हैं? टियाना को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब बातें सिर्फ एलेक्स के बनाए गए झूठ होते हैं। वो दोनों से कहती है कि ये सब बंद करो, लेकिन एलेक्स उसकी एक भी नहीं सुनता। वो अब भी इतने गुस्से में होता है कि उससे कहने लगता है कि वो अपनी इज्जत उतरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि टियाना उससे बेहतर है मैजिक में और वो सिर्फ एक औरत है। भाई साहब, यहाँ पर तो छोटी सोच का एक बड़ा ही क्लासिक केस लग रहा है। मतलब बंदा एक स्ट्रॉन्ग लड़की को हैंडल नहीं कर पा रहा है। बस सीधी सी बात है, एलेक्स इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता है कि एक लड़की उससे हर चीज में बेहतर हो सकती है, वो भी उसकी खुद की गर्लफ्रेंड। इस वजह से वो बिना किसी वजह के टियाना पे झूठ मूठ का इल्जाम लगाने लगता है और फाइनली उससे ब्रेकअप कर लेता है, ये कहकर कि वो लियन के साथ ज्यादा खुश रहेगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि टियाना और एलेक्स की एंगेजमेंट की असली रीजन सिर्फ उनके फैमिलीज के बीच का रिश्ता था और ये रिश्ता सिर्फ दोनों फैमिलीज की मर्जी से तय हुआ था। लेकिन जैसे ही एलेक्स ने उससे ब्रेकअप किया, उसके बाद टियाना के लिए ये सब कुछ उल्टा पड़ गया। उसके पापा ने उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ पापा ही नहीं, पूरी फैमिली ने उसे पराया कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसने एलेक्स से रिश्ता तोड़ दिया। अब इस वजह से टियाना को अपना घर छोड़ना पड़ा और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। आखिर में वो उनके नए शादीशुदा घर पहुंचती, जो सिर्फ एक खाली सपना बन चुका है। उस वक्त उसे समझ में आता है कि वो बिल्कुल अकेली है। जो लोग उससे प्यार करते थे उन्होंने उसे धोखा दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो एक कमाल की मैजिक बाकी सबसे बेहतर है। और इसी वजह से वो लोग बिना किसी वजह की उससे नफरत करने लगे। इसने टियाना के चेहरे पर एक अलग ही अजीब सी नजर डाल दी थी। अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं करती और लोग उससे दूर भागने लगते हैं। अगर कोई भी उसकी तरफ दिखता है तो बस बारटेंडर की तरह चिल्लाने लगता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अब उसके चेहरे पर एक ऐसी खतरनाक वाइब आ गई जो हर किसी को डरा देती है। टियाना खुद समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो ट्राई करती है ज्यादा स्माइल करने की, लेकिन जो लोग उसके साथ कर चुके हैं उसके बाद उसका चेहरा बदलने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ ही उसके पास जितने भी पैसे थे वो भी खत्म हो गए। उसका नोबल से भी नाता टूट गया। अब जब वो काम ढूंढने निकली तो हर जगह पर मना कर दिया गया। एक दिन जब वो निराश होकर घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक रेसिंग बैटिंग एड पर पड़ती है जो कह रहा होता है कि यहाँ पर आओ और जल्दी से अमीर बनो।
पहले ही बैट में वो जीत जाती है, लेकिन फिर उसे और बैटिंग करने की आदत लग जाती है और धीरे धीरे सब कुछ हार जाती है जो कुछ भी उसके पास बचा था। अब टियाना बिल्कुल ही टूट चुकी थी, ना पैसा, ना घर, ना सपोर्ट और ना ही कोई अपना। वो सोचती है कि अब उसका क्या होगा। फिर एक दिन वो दोबारा बाहर निकलती है और तब उसकी नजर एक नए एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है, एडवेंचरस रूकी क्लब का पोस्टर। यहीं से वो डिसाइड करती है कि उसका नया सफर यहाँ से शुरू होगा। जब वो पोस्टर ध्यान से देख रही होती है तभी एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगी, और बस टियाना के लिए नए सफर की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जैसे ही लड़की पलट कर उस आदमी की तरफ देखती है उसकी नजर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि बेचारा बंदा सीधा वहाँ से भाग जाता है। और यही कहानी है कि कैसे टियाना फाइनली इस बार तक पहुँचती है। अब जब टियाना अपनी कहानी सुना चुकी होती है तो निक क्लेरिक से पूछते कि वो यहाँ पर कैसे आया। तो क्लेरिक अपना नाम बताता है, जेन। वो कहता है कि वो एक मशहूर शहर से आया है जो लेब्रिनथ से पहले उसका घर हुआ करता था। उस पिछले शहर में एक जगह है, टेम्पल ऑफ मिडगर गॉड। यही वो जगह थी जहाँ पर जेन एक प्रीस्ट की तरह काम करता था। शहर के लोग उससे बहुत ही प्यार करते थे क्योंकि वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था और हर किसी की मदद करता था और सबकी फिक्र भी रखता था। उस शहर में एक लड़की थी, मैरली, जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके साथ साथ एकदम राजकुमारी जैसा बर्ताव किया जाता था। वो जेन के लिए अक्सर कुछ स्पेशल जड़ी बूटियां लाया करती थी। उसी रात जेन अपने हर्ब के साथ काम कर रहा होता है जब मैरली और भी ज्यादा हर्ब से लेकर उसके पास पहुंचती है। जेन उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी मैरली उसका हाथ पकड़ लेती है और सीधा पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जेन एकदम शॉक हो जाता है। वो कामली समझता है कि वो अभी बहुत ही छोटा है और उसे अपनी उम्र का कोई लड़का ढूंढना चाहिए। ऊपर से जेन एक प्रीस्ट था। वो उससे कहता है कि रात काफी हो चुकी है, इसीलिए उसे अभी के लिए घर वापस लौट जाना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहता है कि एक प्रीस्ट होने के नाते वो किसी के साथ इस तरह का रिश्ता नहीं रख सकता है। लेकिन मैरली ये सब सुनकर एकदम गुस्से में आ जाती है और दोनों के बीच में तेज तेज बातें होती है और फाइनली वो चिल्लाती है कि वो जेन से नफरत करती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। अब मार्ली के दिमाग में एक ही नया प्लान था, अब बदला लेने का। उसने सोच लिया था कि वो जेन की लाइफ बर्बाद करके रहेगी, उसकी हाई प्रीस्ट होने की पोजीशन खत्म कर देगी। एक दिन जेन शहर के लोगों से अपनी प्रमोशन के बारे में बात कर रहा होता है जो कि उसे हाई क्लर्क बनाने वाली थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है जब अचानक शहर की अथॉरिटीज वहाँ पर पहुँचती है और बिना किसी वार्निंग के जेन को गिरफ्तार कर लेती। ये सब मैरली की चाल थी। उसने एक फेक स्टोरी बनवाई थी कि जेन उसके करीब होने की कोशिश कर रहा था। उसकी ये झूठी कहानी सुनकर सब लोग जेन के खिलाफ हो गए और मार्ली को अपना बदला लेने का पूरा मजा आ रहा था। जेन एकदम टूट चुका था। वो जानता था कि वो बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन फिर भी उसे जेल में डाल दिया गया और वहाँ पर 3 महीने तक बांध कर रखा गया। जेल से निकलने के बाद उसे अपने शहर से निकाल दिया गया और उसका सब कुछ छीन चुका था। फिर वो अपनी एक पुरानी दोस्त के यहाँ पहुँचते जो अभी तक नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। वो उसे एक रात अपने घर पर रुकने देती है और उसी रात दोनों के बीच में एक बहुत ही स्पेशल पल बनता है। अगली सुबह वो लड़की उसके लिए खाना बनाती है और उसे सजेस्ट करती है कि वो लेब्रिनथ सिटी जाए और एक एडवेंचरर बने। उसका मानना था कि शायद से इससे जेन अपनी पुरानी लाइफ को भूल सकेगा। वो इंसिस्ट करती है कि अब जेन को एक नए सफर की शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि अब वो एक यंग मैन है और उसके पास सपने और उम्मीदें होनी चाहिए। दुनिया बहुत ही बड़ी है और तुम जहाँ जाओगे अपने टैलेंट को प्रूव कर सकते हो, वो कहती है। और इस तरह से जेन ने एक नई जर्नी स्टार्ट कर दी और इसके अलावा वो औरत उसे एक और चीज देती है, एक ऐसी चीज जो एक पुराने किराएदार ने किसी रात यहाँ पर छोड़ दी थी। उसके कहने के मुताबिक ये काफी कीमती एडवेंचरर आइटम थी जो जेन के काम आ सकती थी क्योंकि वो सिर्फ एक क्लरिक था और उसके पास ज्यादा कॉम्बैक्ट स्किल नहीं थी। ये सब लेने के बाद जेन एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ता है और अपनी पुरानी नोबल प्रीस्ट वाली लाइफ को बिल्कुल भूल जाता है। और इसी वजह से आज जेन शराब पसंद करता है और नए नए औरतों के साथ वक्त बिताना उसका एक नया शौक बन चुका है। लेकिन तभी निक उन सभी से कहता है कि वो उम्मीद करता है कि ये सिर्फ नशे से बनी कहानियां नहीं, बिल्कुल सच है। पर जेन अपनी बात को सीरियस प्रूफ करने के लिए कहता है कि जैसे वो बाहर से निकलेगा सीधा पीट जाएगा और लेब्रिनथ सिटी के डीमन किंग को मारकर अमीर बनेगा। लेकिन निक पहले तो इस पर कोई खास ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि ये सिर्फ मजाक हो रहा है और वो आगे की बात सुनने लगता है। अब निक ड्रैगन गर्ल क्रेन से कहता है कि अब उसकी बारी, वो अपनी कहानी सुनाई कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। तब क्रेन बताना शुरू करती है कि उससे एक बहुत ही जरूरी चीज छीन ली गई थी और जो शख्स उसकी चीज छीन ले गया वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भरोसेमंद इंसान था जो शायद से उसे कभी धोखा नहीं दे सकता था। लेकिन करेन इस वक्त नशे में होती जो अपनी कहानी प्रॉपर्ली नहीं सुना पाती, बस रैंडम बातें करती है और ज्यादा पीने लगती है। तभी निक को महसूस होता है जैसे वो सपने में चला गया और जब उसे होश में आता है तो वो देखता है कि वो टियाना के घर पर है। पहले तो उसे लगता है कि शायद से उसने सिर्फ एक सपना देखा है कि उसने दूसरे तरह एडवेंचरस को ढूंढना था। लेकिन तभी वही लोग उसके सामने खड़े होते जो कल रात उसे बार में मिले थे। अब उसको याद आता है लेकिन सब कुछ एकदम कंफ्यूज होते कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचे और क्योंकि ये सब सिर्फ एक स्ट्रेंजर्स थे, एक प्रॉपर टीम नहीं बन सकते थे। टियाना पोलाइटली कहती कि सबको अब उसके घर से निकल जाना चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा सवाल किए बिना सब उसके घर से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब रास्ते पर चल रहे होते तभी निक उन्हें रुकने के लिए कहता है और फिर सबको एक छोटा सा मोरल बूस्ट देने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस लड़की अगेट ने उसे दुख के दिनों में दिया था। निक के ये स्पीच सुनकर सब एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं।
तभी निक एक प्रपोजल रखता है कि अगर हम सब इंसानियत पे भरोसा नहीं रख सकते तो क्यों ना सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करें। चलो एक अल्टीमेट पार्टी बनाते हैं, हमारी अपनी टीम जो सिर्फ एक दूसरे पे विश्वास करेगी और सबसे बदला लेगी जो हमें छोड़कर चले गए हैं। और धीरे धीरे हर किसी की आंखों में एक नई चमक आने लगती है और सबको लगता है कि हाँ ये बहुत ही परफेक्ट आइडिया है। उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो क्यों ना एक तरीके की शुरुआत की जाए। और इस तरह से सब मिलकर एक नए सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सब एक जगह पर पहुंचते, एक औरत उनका स्वागत करती है। जैसे ही वो निक को देखती तुरंत पहचान लेती कि वो पहले मास्टर ऑफ वॉर गिल्ड का हिस्सा रह चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये होता है कि वो कहते कि उनके बीच में एक ऐसा इंसान है जो एक सी क्लास लेब्रिना से चमत्कारिक तरीके से बचकर निकल गया था। किरेन थोड़ी शर्माती लेकिन फाइनली एक्सेप्ट करती है कि हाँ वो सच में उस जगह से बचकर भाग गई थी। ये सुनकर पूरा ग्रुप एकदम प्राउड फील करता है। अब वो औरत एक और इम्पोर्टेंट बात पूछती, तुम अपनी नई टीम का क्या नाम रखना चाहते हो? निक बिना किसी हेजिटेशन का जवाब देता है, सर्वाइवर्स। और बस इसी के साथ उनका पहला ऑफिशियल मीटिंग स्टार्ट होता है। निक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस करता है, ग्रुप के 3 लॉ होंगे और ये लॉ कोई भी नहीं तोड़ सकता है क्योंकि ये उन्हें एक टीम बनाएंगे जो एक दूसरे पर भरोसा करेंगी। और इसी तरह सर्वाइवर्स की कहानी ऑफिशियली शुरू हो जाती है। और पहला नियम ये होगा कि कोई भी किसी के पसंदीदा शौक का मजाक नहीं उड़ा सकता। दूसरा नियम ये होगा कि हमेशा पार्टी के पैसों पर नजर रखी जाए। और तीसरा सबसे जरूरी नियम ये है कि हर एडवेंचर के बाद जिंदा वापस आना होगा। नियम उनको कहने के बाद निक सबको बताता है कि पार्टी के पैसों का हिसाब वही रखेगा लेकिन टियाना की देखरेख में। और प्रिस्ट हमेशा सेफ पर नजर रखेगा ताकि उनका खाना सुरक्षित रहे। लेकिन पुरानी धोखेबाजी की यादों की वजह से सभी इसका विरोध करने लगते हैं। उनका कहना है कि अगर पैसों का हिसाब निक रखेगा तो वही सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा। पर बात भरोसा करने पर आ जाती, सभी एक दूसरे से अनजान थे इसलिए अभी भी उनके बीच विश्वास की कमी थी। लेकिन कहीं न कहीं सभी को ये बात समझ में आ जाती है कि पुरानी बातें भूलकर नई तरीके से जीने का एक आखिरी मौका है। अब अगर ये एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो उनका जीवन वैसे ही कष्ट और दुखों से भरा होगा। ये बात खत्म होती है और सीन बदल जाता है। अब सभी अपने पहले मिशन पर जा रहे थे जो कि एक जी क्लास का लैबिरिन्थ जिसका नाम विस्कोस एक्वेडक्ट होता है। क्योंकि उन्हें एक नए एडवेंचर के ग्रुप के रूप में माना गया है इसलिए उन्हें सिर्फ 2 और लैबिरिन्थ क्लियर करने पड़ेंगे और उनके बॉस को हराना होगा ताकि वो एफ रैंक तक लेवल अप कर सके। फिर निक सभी को बताता है कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि जी क्लास के लैबिरिन्थ नए एडवेंचर के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं जिससे कि उन्हें लैबिरिन्थ की बेसिक समझ हो सके। जैसे ही वो टेंपल के अंदर एंटर करते उनके सामने एक स्लाइम आ जाती जो कि उनका पहला शिकार होगा। सब उस स्लाइम को गौर से देखने लगते हैं और तभी प्रोटैगनिस्ट बताता है कि छोटे स्लाइम देखने में बेकार लगते हैं लेकिन ये जो भी उनके सामने आता है उसे निकल जाते हैं और जैसे जैसे ये खाते हैं वैसे वैसे ये और बड़े होते जाते हैं। कुछ स्लाइम तो इतने बड़े हो जाते हैं कि खेतों और गाँव पर हमला करने लगते हैं। लेकिन निक उन्हें ये भी बताता है कि इन छोटे स्लाइम से निपटना काफी आसान होता है, बस उनके शरीर से जैम को निकालना होता है। ये सुनने के बाद सब और भी ज्यादा गहरे लैबिरिन्थ के अंदर जाने लगते हैं। इस दौरान निक सोच रहा होता है कि उसने ग्रुप को बनाकर कितना अच्छा काम किया और जैसे जैसे वो स्लाइम का शिकार करते रहते हैं निक को और मोस्टर के बारे में पूछा जाता है जो कि जी क्लास के लैबिरिन्थ में होते हैं। निक बताता है कि यहाँ ज्यादातर स्लाइम और गोब्लिन्स मिलेंगे लेकिन एरेंस लैबिरिन्थ एक अलग ही लेवल है जिसमें डीमन लॉर्ड बॉस से फाइट होगी। और ये सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि हर एडवेंचरर गिल्ड इस लैबिरिन्थ को क्लियर करने की कोशिश करेगी। निक सबको एक और चीज के लिए सतर्क करता है, ये छोटे स्लाइम दिखने में कमजोर लगते हैं लेकिन ये अपने शरीर के टुकड़े तोड़कर हमला कर सकते हैं इसलिए किसी को भी अपनी सुरक्षा में चूक नहीं करनी चाहिए। लेकिन टियाना अब भी मान रही होती है कि स्लाइम बिल्कुल बेकार और कमजोर होते हैं और बस यही सोच रही होती तभी एक स्लाइम उस पर हमला कर देता है और बस टियाना को मिलता है एक जोशी इंस्टेंट कर्मा। वो गुस्से से स्लाइम पर टूट पड़ती लेकिन अपने एम में ध्यान नहीं रखती, गलती से अपनी मेज पावर्स का हमला उससे सीधा करेन की तरफ कर देता है और बस यहीं से छोटी मोटी झगड़े की शुरुआत होती है। करेन गुस्से में बोलती है कि मुझे लगने लगा है कि तू ढंग से ध्यान नहीं रख सकती। टियाना भी जिद पकड़ लेती है, वो एक गलती थी, ठीक है, स्लाइम को मारने के लिए जा रही थी तो बीच में आ गई। करेन वार्निंग देती है कि अगर दोबारा से मुझे टारगेट बनाए तो मैं ब्रीथ ऑफ फायर से जवाब दूंगी क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को घूरते लेकिन फिर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो लैबिरिन्थ के ऊपर हिस्से में पहुंचते जेन को एक जायंट स्लाइम नोटिस करता है। निक तुरंत सभी को बताता है कि ये स्लाइम बॉस है, तैयार रहो। लेकिन बिना किसी देरी के टियाना एक जबरदस्त आइस ड्रैगन स्पेल कास्ट करती है जो स्लाइम बॉस को एक्सप्लोड कर देता है। पर इसका बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि कोई और चोट नहीं खाता और उन्हें मोस्टर का जैम मिल जाता है जो कि बदले में पैसों के लिए बेचा जा सकता है। लैबिरिन्थ के बाहर आने के बाद निक एक इम्पोर्टेंट काम करने का फैसला करता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज करना। सबसे पहले वो अपनी पोजीशन को क्लियर करता है, मैं कॉम्बैक्ट लीडर रहूंगा और लैबिरिन्थ को एक्सप्लोर करने में गाइड करूंगा लेकिन मुझे मैजिक या हीलिंग का कोई आइडिया नहीं है और न ही मैं करेन जैसे हैवी वेपन का यूज कर सकता हूँ। फिर वो सभी को इंकरेज करता है कि वो अपनी वीकनेस भी बताए ताकि वो एक दूसरे की लिमिट को समझ सके। लेकिन क्योंकि अभी भी सब एक दूसरे से अनजानते हैं इसलिए कोई भी अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन दिखाता है। निक समझाता है कि तुम्हें अभी बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं तो अपनी बता सकता हूँ ना, क्योंकि अगर
भरोसा बनाना है तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। जैन ये बात सुनता है और आगे बढ़कर अपनी एबिलिटीज के बारे में बताता है। मैं एक हीलर हूँ, लेकिन मुझे हीलिंग मैजिक के अलावा कुछ भी नहीं आता। तभी टियाना उठती है और करेन के सामने आती है और उससे माफी मांगने लगती है। फिर वो सबको अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी के बारे में बताती है। मैं विंड और वाटर मैजिक में एक्सपर्ट हूँ और मेरे पास एक पावरफुल लाइटिंग अटैक भी है, लेकिन मुझे फायर मैजिक बिल्कुल भी नहीं आती और करेन जैसे हैवी अटैक भी मार सकती हूँ। टियाना ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्लोन कॉम्बैक्ट है और उसे दूसरों के वेपन्स यूज करना भी नहीं आता। करेन को हजम नहीं होता है कि टियाना इतनी इनोसेंट क्यों बन रही है। जब टियाना बैठती है तभी ठंडी हवा चलती है जिसमें उसे ठंड लगती है। करेन बिना कुछ बोले आग का एक छोटा ज्वाला गोला फेंकती है ताकि टियाना के पास एक मिनी बोनफायर बन सके, लेकिन टियाना चीख पड़ती है, अबे तू मेरे फेस पर एम कर रही थी है ना। और बस ये सुनकर पूरा ग्रुप जोर जोर से हंसने लगता है। अपनी वीकनेसेस जानने के बाद ग्रुप नेक्स्ट लेबिरिंथ इंटरेस्ट ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में एक्सप्लोरेशन शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनका सामना होता है एक गोब्लिन टेरिटोरी से और यहाँ पर निक अपनी असली ताकत दिखाता है। एक पल के लिए सब सोच में पड़ जाते कि ये बस एक नॉर्मल बैटल होगी, लेकिन निक तो अलग ही लेवल का निकला। एक सेकंड में वो एक के बाद एक गोब्लिन्स को तबाह कर देता है। ये देखकर पूरा ग्रुप शॉक हो जाता है। टियाना को सडनली एक आइडिया आता है कि वो एक मैजिकल डिटेक्शन स्पेल का यूज करती है और बताती है कि अगले 500 मीटर दूर तक उसे और भी गोब्लिन्स दिखाई दे रहे हैं। जैन जो हर तरह के मैजिकल आर्ट्स में एक्सपर्ट है तुरंत कह देता है इतनी दूर तक मैजिक सोर्सेस डिटेक्ट करना ये तो नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन अब उसका ध्यान एक और इम्पोर्टेंट बात पर चला जाता है, निक। ये सब डिस्कस करने लगते हैं कि निक अपनी असली स्ट्रेंथ छुपा रहा है, मतलब बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है फिर भी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ भी नहीं आता। करेन थोड़ी इरिटेट हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे सिर्फ एक गोब्लिन मारने को मिला, बाकी सारे तू ही ले गया है ना। लेकिन तभी टियाना एक और सीरियस वार्निंग देती है, एक बहुत ही पावरफुल मैजिक सोर्स आ रहा है गोब्लिन फॉरेस्ट के अंदर से। सब एक दूसरे की तरफ देखते, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर, क्या ये कोई कमाल का गोब्लिन हो सकता है। निक अलर्ट हो जाते कि ये ओग्रे हो सकता है या फिर इवोल्व्ड होप गोब्लिन। वो सभी को बताते है कि अगर ये इवोल्व्ड मॉन्स्टर हुआ तो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होगा, अगर गलती से भी एक भी मूव रॉन्ग हुआ तो वो सबको मार सकते हैं। तभी निक स्ट्रेटेजी सेट करता है, मैं और करेन अटैक करेंगे क्योंकि ये मॉन्स्टर्स मैजिक रेसिस्टेंट होते हैं। जैन और टियाना सिर्फ डिस्ट्रक्शन और हीलिंग के लिए होंगे। करेन अपनी एक हेवी वेट शॉट उठाती है और एक कॉन्फिडेंट स्माइल देती है, इसका मतलब मैं हमारी बेस्ट होप पर हूँ। निक सिर्फ एक छोटी सी स्मिक देता है कि अगर तू गलत प्रूफ हुई तो फाइट के बाद तू ट्रीट देगी। बस सब एक्शन मोड में आ जाते और मॉन्स्टर्स के लेयर में पहुंचते हैं और देखते हैं एक बड़ा सा ओग्रे जिसमें काफी सारे गोब्लिन्स उसको गार्ड करके रखे होते हैं। करेन बिना टाइम वेस्ट के लीड लेती है और निक छोटी गोब्लिन्स को हैंडल करने लगता है। जैन और टियाना पीछे से सपोर्ट देते हैं हील और बफ्स देखकर। करेन अपनी स्वॉर्ड उठाती है और उस पर एक जबरदस्त फायर स्पेल फ्यूज करती है और उसको आसमान में उठाकर जोर से नीचे लेकर आती है। बस अब सबको गोब्लिन्स के हॉर्न एक्सट्रैक्ट करने होते ताकि उनका गिल्ड रैंक अप हो सके। निक एक गोब्लिन का हॉर्न खींचने की कोशिश करता है लेकिन इतना जोर लगाता है कि बैलेंस बिगड़ जाता है और सीधा करेन पर आकर गिरता है। करेन का स्पेशल पेंडेंट टूट जाता है। तभी कहानी एक छोटे फ्लैशबैक में जाती है। करेन एक स्ट्रीट मार्केट में होती एक ब्यूटीफुल नेकलेस देख रही होती जो उसकी औकात से बाहर होता है। तभी एक मर्चेंट उस पर चिल्लाने लगता है, ओए तूने पेंडेंट को स्क्रैच किया, तुझे इसका पूरा पैसा देना पड़ेगा। और फिर फ्लैशबैक वहीं पर कट होता है और पेंडेंट में करेन टूटा हुआ पेंडेंट देख रही होती बिना कुछ कहे। एक दिन जब एक बेकार आदमी करेन से जबरदस्ती पैसे मांग रहा था तब एक एडवेंचर कालियास आगे आए और उस आदमी की चालबाजियों का पर्दाफाश कर दिया। बदले में उस मर्चेंट को ये फैसला लेना पड़ा कि वो नेकलेस बिना किसी पैसों के देगा वरना उसकी सारी हरकतें अथॉरिटीज को बता दी जाएगी। इस तरह से करेन बिना किसी दिक्कत के नेकलेस ले पाई और उसके दिल में कालियोस के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। उस दिन से करेन ने तय कर लिया कि वो कालियास की वफादार बनेगी, एक ऐसे आदमी की जिसे वो एक सच्चा हीरो मानती थी। कालियोस के एहसान का बदला चुकाने के लिए करेन हर बार किसी डिंजन की रेड करने के वक्त आगे रहती थी, लेकिन उसे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि उसका फायदा उठाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ड्रैगन काइंड थी। पर ये सच उस दिन बदल गया जब जिस आदमी को उस सबसे ज्यादा इज्जत देती थी उसने ही उसको धोखा दे दिया। जब एक बहुत ही बड़े विशाल सांप के जहर की वजह से करेन धीरे धीरे अपनी सांसें खो रही थी तब कालियोस ने आखिरी वार किया और उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। पर इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा दुखदायक था। मॉन्स्टर का कोर हासिल करने के बाद कालियोस और उसके साथी मरने के लिए उसको वहीं पर छोड़कर चले गए। जैसे कि ये सभी काफी नहीं था, कालियोस ने ड्रैगन जेम को भी चुरा लिया, वो पवित्र रत्न जिसे ड्रैगन काइंड की सुरक्षा करने के लिए करेन को दिया गया था। दिन गुजरते गए पर करेन को कालियोस का कोई पता नहीं मिला। आखिरकार उसने उसको ढूंढना बंद कर दिया अपनी नई जीवन की शुरुआत करते हुए। करेन एक नए एडवेंचर से मिली, फिफ, जो कि अपनी असाधारण शक्तियों के लिए मशहूर था। उसकी ताकत इतनी थी कि गिल्ड ने उसे अकेले लेबिरिंथ्स एक्सप्लोर करने के लिए इजाजत दे दी थी। सिर्फ अपनी हिम्मत भरी सफर के लिए नहीं बल्कि फिफ एक मशहूर खाना प्रेम भी था। सीधा कहे तो फिफ ही वो वजह था जिसकी बदौलत करेन ने खाने में तसल्ली ढूंढना सीखा। सच बोलूं तो अगर परेशानियां भूलनी हो तो इंसानों से बेहतर साथी खाना हो सकता है। पर निक या किसी और की तरह करेन ने भी ये तय किया कि उसे एक काम ढूंढना होगा ताकि वो अपने खाने के शौक को पूरा कर सके। वापिस वर्तमान में निक एक नए नेकलेस की तलाश में परेशान हो रहा था ताकि वो पुराने टूटे पेंडेंट का बदला ले सके। अपनी ओटाकू जिंदगी जीते हुए निक एक शॉप में अगेट के साथ बैठा होता है और अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। अगेट उससे कहती है कि इतना ज्यादा मत सोचो, बस करेन को अच्छा दोस्त बनाओ। उसी से निक आखिर में करेन से मिलता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि करेन पेंडेंट के टूटने से बिल्कुल भी उदास नहीं है। वो कहती है कि जो जिंदगी उसे पहले मिली थी उसके मुकाबले अब उसकी जिंदगी काफी बेहतर है। ऐसा लगता है कि अब उसकी टीम एफ रैंक से
प्रमोट हो चुकी है, जिससे दूसरे एडवेंचरर्स भी उस पर ध्यान देने लगते हैं। एक अच्छी शुरुआत के साथ सब मिलकर छोटी छोटी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी मिस विल्मा उनकी टीम को बुलाकर एक नए काम की सलाह देती है, लेब्रिनथ ऑफ बॉन्ड एक्सप्लोर करना और वहाँ से पवित्र तलवार सोर्ड ऑफ बॉन्ड ढूंढना। जैसे सब लेब्रिनथ ऑफ बॉन्ड के अंदर जाते वहाँ पर उनका सामना मेन मैड मॉन्स्टर से होता है, पर किरेन की आग की शक्ति के आगे वो सब पल भर में ही ढेर हो जाते हैं और भस्म हो जाते हैं। गिल्ड के दिए गए नक्शे के मुताबिक टीम एक सुनसान रास्ते पर पहुंचती, जहां एक अकेली रोशनी जगमगा रही होती है। निक सबसे आगे बढ़ता है और एरिया चेक करने का फैसला करता है। जैसे ही वो दीवार को छूता है, एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। सब एक बड़े हॉल में प्रवेश करते हैं। टियाना तुरंत अपना मैजिक स्पेल एक्टिव करती है और कंफर्म करती है कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन तभी अचानक बत्ती जलती है और एक अजीब सी आवाज उनका स्वागत करती है। चारों तरफ देखने के बाद उन्हें एक डिवाइस दिखाई देता है, जिसमें से वो आवाज आ रही होती है। निक शक करता है कि ये वो तलवार नहीं हो सकती जिसे वो ढूंढ रहे, क्योंकि उसमें कोई भी ब्लेड नहीं लगी है। लेकिन जैसे ही वो ये कहते हैं, डिवाइस गुस्से से कांप उठता है और अपनी पहचान घोषित करता है कि वो खुद सोर्ड ऑफ बॉन्ड है। निक और उसकी टीम हैरान रह जाते हैं, लेकिन बात बात पर बहस करने लगती है। तभी बॉन्ड, जो कि वही तलवार है, उन्हें बताता है कि सिर्फ वही लोग उसकी ताकत को पा सकते हैं जो कि दोस्ती और वफादारी की अहमियत समझते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी दावा करता है कि वो सिर्फ एक लेजेंडरी सोर्ड नहीं है, बल्कि एक एंजल ग्रेड स्पिरिट वेपन भी है। पर जब वो अपनी तारीफों की लंबी लिस्ट सुनाता है, तभी निक और उसकी टीम बिना किसी झिझक के सच बोल देते हैं। उनका असली इरादा तो तलवार को बेचने का था। ये सुनकर बॉन्ड गुस्से से फट जाता है, लेकिन निक बिना किसी शर्म के उसे उठाकर अपने हाथ में ले लेता है, चेहरे पर एक शांति मुस्कुराहट के साथ। जैसे ही वो ये बोलता है, गार्डियन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एक महान राक्षस मोगोलम जाग उठता है। बॉन्ड तुरंत छाती ठोककर कहता है कि उनका सामना गार्डियन से होगा और बिना उसे हराए ये डंजन छोड़ना मुश्किल होगा। टियाना तुरंत अपनी आइसल डांस स्पेल को कास्ट करती है, पर गुलेम उसकी बर्फ के सिरेट को एक झटके में वापस फेंक देता है, जो सीधा जाकर कुरेन को लगता है। और निक तुरंत बीच में आता है और अपनी टीम को पीछे हटने के लिए हुक्म देता है। वो अकेला गार्डियन का सामना करता है और उसके शरीर को चेयर करने की कोशिश करता है, पर बेकार। बॉन्ड बताता है कि ये गुलेम शुद्ध शारीरिक हमलों से प्रभावित नहीं होता। ये सुनकर बॉन्ड निक को उसका गुलेम ट्रिगर देने की सलाह देता है। ये सुनकर बॉन्ड निक को उसका गुलेम ट्रिगर करने की सलाह देता है, पर जब निक तलवार को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो तलवार उसकी कमांड को नहीं मानती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निक का अपनी टीम के साथ जो समर्थन होना चाहिए था वो अभी तक अधूरा है। इसके तुरंत बाद गुलेम निक पर एक भारी प्रहार करता है, जिससे कि वो सीधा नीचे एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ऊपर जेम अपनी माना बूस्ट करके टियाना की मदद करता है, जो मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसका शरीर जमाने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ कुरेन नीचे गड्ढे में जाकर निक की मदद करने की कोशिश करती है। निक उसे अपने किए पर माफी मांगता है, पर कुरेन एक हल्का सा मुस्कुराहट के साथ कहती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके मुताबिक पेंडेंट के टूटने से अच्छा ही हुआ। उसने बीते हुए कल से जुड़ा छोड़ दिया और आगे बढ़ने का हौसला पाया। उसी पल बॉन्ड एक बार और निक को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। जब टियाना और जेम अपनी मौत को स्वीकार कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक प्रभावित रूप उभरता है, निक और कुरेन का एक संगलित अवतार। उनकी मिलीजुली शक्ति और नई इरादों की मजबूती के साथ गुलेम एक भयंकर हार का सामना करता है। पर जब ये सब हो चुका होता है, तभी एक और धोखा सामने आता है। सोर्ड ऑफ बॉन्ड असल में एक नकली तलवार निकलती है। फिर भी मिस विल्मा ये खुशखबरी देती है कि उन्हें फिर भी पैसे मिलेंगे, जो उनके दिल को सुकून देता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब सब रिलैक्स कर रहे होते, तभी एक नौजवान लड़का गिल्ड के अंदर आता है। वो अपने आप को किजुना बताता है, जो कि किसी और का नहीं, होलीसूट का मानव रूप है। और इसी तरह टीम अपने नए मेंबर का स्वागत करती है। इसके बाद टियाना अपने पुराने इंस्ट्रक्टर के बारे में सपना देखती है, जिनकी करियर को नुकसान पहुंचाएगा जब उनका नाम उस सैंडल में फंस गया जो टियाना के एक्स फियोंसे ने रचा था। दूसरी तरफ कुरेन और जेम अपनी इमोशंस को दबाकर उठते हैं, जबकि निक एकदम चिल्लाकर उठता है, क्योंकि उसके सपने में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्लाउडीन आ जाती है। जैसे ही सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि ये सब किजुना की टेलीपैथी की वजह से हो रहा था, जिसे कभी कभी वो कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है। थोड़ी देर के बाद उनका सामना एक और ओग्रे से होता है। अपनी कॉम्बैक्ट एबिलिटी दिखाने के लिए किजुना सभी को अपने काम से एक दिन की छुट्टी देने का फैसला करता है और अकेले ही मॉन्स्टर का सामना करता है। अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो अपना एक डुप्लीकेट समन करता है और तेज टकरार से ओग्रे को तुरंत हरा देता है। टीम किजुना की स्किल से प्रभावित होती है, मगर तभी किजुना एक और सच्चाई बताता है। उसकी टेलीपैथी उसको बाकी सभी से स्टेमिना और मैजिक लेने की शक्ति देती है। फिर वो ये भी बताता है कि उसके पास उन सभी वॉरियर्स की स्वॉर्डमैनशिप स्किल भी, जो कि उससे पहले उससे लड़ चुके हैं। चाहे किजुना कितना भी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करे, सभी ये मान लेते हैं कि वो उनकी पार्टी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो सकता है। लंच के लिए निकलते वक्त निक का दिल एक सेकंड के लिए और तेज धड़कने लगता है, जब कुरेन उन्हें वही रेस्टोरेंट लेकर जाती है जो निक के सपने में आया था। और मजेदार बात तो ये होती है कि अंदर जाकर निक वही क्लाउडीन को देख लेता है, जो किसी नए शिकार पर नजर जमाई होती है। निक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की ये चाल देखकर समझ जाता है कि वो फिर से किसी और को कौन करने वाली है, पर इस बार निक उसका ये प्लान फेल कर देता है और बेचारे लड़के को बचा लेता है। एक्सपोज होने के बाद क्लाउडीन वहाँ से तुरंत निकल जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो वापस आती है और निक के सर पर अपना ठंडा बियर डाल देती है। इस बार वो अपने पार्टी लीडर लियोन के साथ आयरन टाइगर क्रॉप से आई होती है। पर असली मजाक तो तब बनता है जब निक रिवील करता है कि अगर क्लाउडीन उस लड़के को सक्सेसफुली कौन कर देती है तो उसका पार्टी से निकलना तय था। लड़ाई के लिए ये बात बाहर तक पहुंचती, जहां पर लियोन निक से माफी मांगता है और ये भी बताता है कि उसका प्लान क्लाउडीन को पार्टी से निकालने का था, क्योंकि उसकी वजह से बार बार दिक्कत हो रही थी। लियोन निक की तारीफ
करता है कि कैसे उसने सर्वाइवर्स को एक साथ रखा और मेंबर से जबरदस्ती वसूली किया। ये बात सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत टाइगर काइंड को एक अच्छा सबक सिखाता है। पर तभी लियोन का एक साथी बैक उसको जोर से मुक्का मारकर गिरा देता है। जैसे ही सीन और गर्म होने लगता है, कुरिन भी बीच में आ जाती है और बैक को उसी की ही दवा चखा देती है। तभी अचानक से मिस विल्मा और रिसेप्शनिस्ट भी वहाँ पर आ जाती है, मगर लड़ाई रोकने के लिए नहीं बल्कि एक एडवेंचर स्टाइलिश सोल्यूशन देने के लिए। वो सजेस्ट करती है कि सब कुछ फेयर तरीके से सोल्व किया जाए अर्थमेटिक बियर नकल के माध्यम से। अर्थमेटिक बियर नकल एक अलग तरह की लड़ाई होती है जो 10 राउंड तक चलती है। हर राउंड में जो फाइटर्स रिंग में होते हैं वो एक दूसरे से मुक्केबाजी करते हैं, पर उनके साथ ही दूसरी तरफ बैठकर कुछ टफ मैथ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। सिंपल भाषा में बोले, जो एक्स्ट्रा मार्क्स लाएगा उसके फाइटर्स को ज्यादा एक्स्ट्रा पंच मिलेगा। बदकिस्मती से क्रोन, जो कि मैथ में बिल्कुल कमजोर होती है, उसका मुकाबला एक ऐसे औरत से होता है जो कि पैसों की गिनती करने में एक्सपर्ट होती है, क्लाउडीन। क्लाउडीन उसका मजाक उड़ाती है, उसे सर्वाइवर्स की टीम का सबसे कमजोर कड़ी मानती है। अगले कुछ दिनों तक टीम के सभी लोग क्रोन की इस ड्यूल में तैयारी करवाने में मदद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जिम अपनी आदत के मुताबिक एक बार से दूसरी बार तक चक्कर लगा रहा होता है। वैसे बता दूं, टियाना की तरह ही जिम की बैक स्टोरी भी एक ट्रेजिक विलन जैसी है, लेकिन उसने अपने इमोशन को अलग तरीके से रिलीज करने का फैसला किया। इसी दौरान ये बात सामने आती है कि जिम सिर्फ नए नए लोगों से ही मिलना पसंद नहीं करता, बल्कि उसने आयरन टाइगर के क्रॉप्स की भी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और इलीगल काम के बारे में जान गया है। ये सुनकर सर्वाइवर्स एक बैकअप प्लान तैयार करता है ताकि डुएल में जीत हासिल कर सके और अपने दुश्मन की डर्टी ट्रिक्स का पर्दाफाश कर सके। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब अर्थमेटिक बियर कुनल शुरू होता है। फाइटर्स रिंग में तैयार खड़े होते, कुरान तुरंत सवालों के जवाब देने लगती है और सबसे पहले पेपर खत्म कर लेती है, जिससे कि उसको बहुत ही खुशी होती है। लेकिन उसका ये सुख सिर्फ चंद पल का ही होता है, क्योंकि रिजल्ट आते ही पता चलता है कि क्लाउडी ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए हैं। ये देखते ही लियोन को निक के पेट में एक जोर से पंच मारने का मौका मिल जाता है। निक अभी पहले मुक्के का ही दर्द सह रहा होता है कि दूसरे राउंड में लियोन का एक और बड़ा मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। ये देखकर कुरान परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ लियोन सिर्फ निक के अटैक्स को डोज करता है ताकि टाइम निकल सके और तीसरे राउंड खत्म होते ये मुकाबला उनके फेवर में चला जाता है। पर अब तक कोई भी शख्स किसी धोखेबाज इंसान को पकड़ने में सफल नहीं हुआ था। टियाना सोचने लगती कि उस धोखेबाज को बाहर कैसे निकाला जाए। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो प्रपोज करती है कि सभी टेस्ट ट्रैकर्स बचे हुए सवालों का एक साथ जवाब दे। इस रिस्क में हारने का मतलब होगा कि हारने वाले को साथ के साथ पेनल्टी पंचेस सहने पड़ेंगे। निक इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और मिस विल्मा इस नए रूल से एग्री करती है और फिर से कुरान और क्लाउडीन के बीच टकरार शुरू होती है। तभी नए रूल का फायदा उठाने के लिए टियामा, जेम और किजुना को सिग्नल देती है ताकि वो कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश करे। और सच में इस समय के बाद ये सच सामने आता है कि दूसरी टीम एक टेलीपैथी जेम का यूज कर रही थी। बैक उसी टेलीपैथी जेम के जरिए क्लाउडीन को आंसर बता रहा था। आखिरकार आयरन टाइगर क्रॉप्स चीटिंग के इंजाम में अरेस्ट हो जाती है और जल्दी से उनके दूसरे क्राइम्स भी सामने आने लगते हैं। क्लाउडीन के अरेस्ट होने से सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई लोग अपने हार्ट ब्रेक और सेविंग्स को खो देने से बच जाते हैं। कहीं और लियोन से एक ऐसे खजाने के बारे में पूछा जा रहा होता है जो कि सालों से लापता है। गार्ड उसको धमकाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसको टॉर्चर किया जाएगा। लियोन जवाब में बताता है कि उस तलवार का नाम अभी तक ब्लैक मार्केट में नहीं आया है, लेकिन अननेसेसरी टॉर्चर से बचने के लिए लियोन अपने हाथ से खुद तलवार को समन करता है, सोर्ड ऑफ रननेस एवोल्यूशन। बैरकुनल फाइट में अच्छी खासी कमाई करने के बाद सर्वाइवर्स एक छोटी सी छुट्टी लेने का फैसला करते हैं। निक और किजुना टियाना के साथ कैसीनो जाते हैं जहाँ पर वो एक बेस्ट आइसक्रीम को ट्राई कर सके, लेकिन पहुंचने के बाद वहाँ पर पता चलता है कि आइसक्रीम तो पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी है। टियाना के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ जाती है और वो बिना किसी हेजिटेशन के उस सारे प्लेयर्स के गेमिंग चिप्स को अपने नाम कर लेती है। दूसरी तरफ अगेट का बॉयफ्रेंड डोनेट कार्ड टेबल से उठाता है, गुस्से से भरा हुआ क्योंकि उसका पूरा पैसा हाथ से जा चुका था। एकदम से पूरा शहर भाग दौड़ में बदल जाता है। लियोन, जो कि एक मोस्टर में बदल चुका है, डंजन से निकलकर भागता है। उसने सोर्ड ऑफ रेनिस एवोल्यूशन की पावर को एक्टिवेट कर दिया होता और वो सिर्फ एक ही बंदे को ढूंढ रहा है, निक को। बेचैनी से इधर उधर भागते हुए उसका सामना होता है टियाना से। टियाना अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती जब उसे ये समझ में आता है कि ये डरावना मोस्टर कोई और नहीं बल्कि लियोन ही है। लियोन अपने नए फॉर्म की खास ताकत का खुलासा करता है कि अब उसकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी तेज हो चुकी है कि वो झूठ की बू को भी सूंघ सकता है। उसका गुस्सा तेजी से बढ़ता है और वो टियाना से धमकी भरी आवाज में पूछता है कि निक कहाँ पर है। टियाना बिना डरे जवाब देती है कि उसे बंदी बनाने का कोई मतलब नहीं है। वो याद दिलाती है कि सर्वाइवर्स कभी भी एक दूसरे के दोस्त थे ही नहीं बल्कि एक झुंड थे जो कि दुनिया की बेवफाई की वजह से एक साथ जुड़ने पर मजबूर हो गए थे। ये सुनकर लियोन एक सेकंड के लिए अपने गार्ड को नीचे कर लेता और यही टियाना के लिए मौका होता है। एक तेज अटैक मारते ही वो सीधे एग्जिट की ओर दौड़ पड़ती है, पर उसके सरप्राइजेस की कोई सीमा नहीं होती जब वो देखती कि लियोन पर उसका वार कोई असर नहीं हो रहा है। पल भर में वो उसके पीछे आ जाता है। टियाना तुरंत डोनी को चिल्लाती है कि वो अगेट को लेकर तुरंत यहाँ से भाग जाए। जब सीन में सिर्फ टियाना और लियोन ही बचते हैं, टियाना साफ कह देती है कि निक उसे बचाने नहीं आएगा। लियोन को तुरंत समझ में आता है कि वो झूठ बोल रही। इस बात से वो और गुस्से में आ जाता है। वो फैसला करते है कि टियाना को जिंदा रखने का कोई इरादा नहीं है, वो बस उसे मार गिराने वाला होता ही है। और फिर जिस चीज की किसी को उम्मीद नहीं थी वही होता है। निक वहाँ पर पहुंच जाता है और उसका पहला वार लियोन के अटैक को रोक देता है। किजुना अब तलवार के रूप में उसके हाथ में चमक रही होती है। एवोल्यूशन को तुरंत बोन की प्रेजेंस महसूस होती है और लियोन बिना किसी देर किए फुल पावर अनलेस कर देता है। एक पल में वो
एक और बड़े खतरनाक मॉन्स्टर में इवॉल्व हो जाता है। इस नए खतरनाक मोड़ पर निक और टियाना एक अजीब सी सोच के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं और लो एक चमत्कार हो जाता है। दोनों एक फ्यूज हो जाते हैं एक नए वॉरियर के रूप में, जो दोनों का मिश्रण होता है और लियोन को रोकने की कोशिश करता है, पर लियोन का अपना मन और शरीर उसकी सुनना बंद कर देता है। एवोल्यूशन उसके अंदर से उसे चलाने लगता है और बिना अपनी मर्जी के वो आसपास के लोगों को चोट पहुंचाने लगता है। लियोन के अंदर भी एक लड़ाई चल रही होती है। वो खुद को प्रूफ करना चाहता है कि वो सिर्फ एक विलन नहीं है। वो एवोल्यूशन के कंट्रोल से छूटने के लिए पूरी जान लगा देता है, पर धीरे धीरे एवोल्यूशन उसकी कमजोरी का फायदा उठाने लगता है। उसके इमोशंस का इस्तेमाल करके उसे अपना पूरा गुलाम बना लेता है। तभी टियाना और निक को एक और मौका मिलता है। वो दोनों मिलकर कसिनो के एंटी मैजिक कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लियोन की मॉन्स्टर फॉर्म को वापस से नॉर्मल बना देते हैं। रात को निक लियोन से मिलने के लिए जाता है और वो बताते हैं कि एवोल्यूशन अब सील किया जा चुका है। पर इससे भी ज्यादा जरूरी बात, निक और टियाना दोनों जानते हैं कि एवोल्यूशन उस पर कंट्रोल जमा रहा था। तब लियोन किसी को मारने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तब कहानी एक नए फ्लैशबैक में चली जाती, जहाँ एक पुरानी याद जिंदा होती है, जब अगेट सिर्फ एक बेल हागिस के नाम से जानी जाती थी और डोनिन के बार में काम करती थी। जब भी मौका मिलता था स्टेज पर जाकर गाना गाती थी। एक दिन बिना किसी अंदाजे की एक म्यूजिक प्रोड्यूसर उसकी बार में चिल कर रहा होता है। बस उस दिन उसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। उसे एक बड़ी ऑफर मिलती है और जब वो स्टेज पर एक प्रोफेशनल आइडल को परफॉर्म करते हुए देखती है, तभी उसे समझ में आता है कि यही उसकी तकदीर है। शुरुआत में सब कुछ सपने जैसा होता है, रेनबोस और बटरफ्लाई से भरी दुनिया, पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। उसका बॉयफ्रेंड डोनेन अपना असली रंग दिखाने लगता है। डोनेन का बिजनेस पूरी तरीके से डूब चुका था और जब रोजी रोटी का सवाल आया तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, अगेट। उसे अच्छी तरह पता होता है कि अगेट एक आइडल बनकर खूब पैसा कमा रही है, इसलिए वो उससे उधार मांगने लगा। धीरे धीरे डोनेन गैम्बलिंग का आदमी हो गया और किस्मत देखो उसकी मुलाकात हुई गैम्बलिंग की असली महारानी टियाना से। दूसरी तरफ अगेट को एक नए इंसान ने प्रभावित किया, एक शानदार वॉरियर जिसने लियोन को हराने के बाद ग्रैंड एंट्री मारी। उसे समझ में नहीं आया कि टियाना और निक फ्यूज हो चुके, लेकिन जैसे ही उसने फीमेल नाइट का वो शानदार रूप देखा, उसके दिल में एक नए सपने ने जन्म लिया। तभी वो उस वॉरियर को लेडी पलाडीन के नाम से बुलाती है। वापिस आज के समय में डोनिन को एक ऑफर मिलता है, उसके सारे कर्जे चुकाने की रकम, बस एक शर्त पर कि वो अगेट से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा और अगर कभी भी रास्ते में टकरा भी गया तो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो पहचानता तक नहीं। कुछ दिन के बाद अगेट अपने ग्रैंड कम बैक कॉन्सर्ट की तैयारी करती है। वो अपनी वापसी की पूरा श्रेय उस देवी को देती है जिसे उसने कसिनो में देखा था। निक ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि इस बात पर हंसना चाहिए या फिर सोच में पड़ जाना चाहिए। कॉन्सर्ट का शुभ आराम होता है और एक नए गाने के साथ, जो कि किसी और के लिए नहीं बल्कि लेडी पलाडीन के लिए गाया जाता है। लेकिन शहर में कुछ अजीब हो रहा होता है। एक राक्षसमय शैतानी चीज स्टैम्पिंग मैन के बारे में अफवाह तेजी से फैल रही थी। कहलाता तो वो एक मॉन्स्टर था जो कि बच्चों को उठाने का काम करता, पर असल में कोई भी नहीं जानता था कि वो सच में एक कहानी है। कि जो न सिर्फ इस चीज के पीछे पागल हो रहा था, जबकि उसके साथियों को ये यकीन नहीं था कि कोई मॉन्स्टर सच में, जो कि जर्नलिस्ट एडवेंचरर ओलिविया ने खास तौर पर इंटरेस्ट दिखाया। उसने कहा, जब तुम्हें इस बारे में कोई भी क्लू मिले मुझे बताओ। रात होती है। कॉन्सर्ट के बाद निक और कुजुना बड़े मेज से वापस जा रहे होते हैं। तभी किजुना को एक अजीब सी फीलिंग आती है, जब मुसीबत में है। दोनों बिना किसी देरी के उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। एक अंधेरी गली में उनका सामना होता है, उसके साथ जिसकी अफवाह पूरी शहर में थी, स्टैम्पिंग मैन। किजुना तुरंत अटैक करता है पर अपने टारगेट को खो देता है। इसके बाद उन्हें जैम दिखते हैं, जो कि एक छोटी लड़की को बचा रहा होता है। उसका नाम होता है रियाना। रियाना साफ साफ कहती कि उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टैम्पिंग मैन ही था। वो और भी एक बड़ी बात बताती, उसकी माँ काफी समय से इस मॉन्स्टर के पीछे पड़ी थी। उसे एक्सपोज करने के लिए जैम बिना किसी शक के उसकी बात को मान लेता और उसकी माँ की बहादुरी की तारीफ करता है। फिर एक अजीब पल आता है। रियाना जैम की डिसिप्लिन बनने की जिद करती है, पर निक तुरंत बीच में आ जाता है। उसने पहले भी ये सिनेरियो सुना था और इस बार कुछ अलग होने वाला था। पर हैरानी की बात ये होती है कि जैम आराम से रहता है, न गुस्सा, न हैरानी और न ही किसी इमोशनल रिएक्शन के साथ। और रियाना का रिक्वेस्ट शांत दिमाग से मान लेता है। पहले थोड़ा सोचने का वक्त लो, बस वो इतना कहता है। पर लड़की फिर भी एक चीज मांगती है, एक आखिरी हग। ये सुनकर जैम उसे फिर से एक बार रोकते हुए याद दिलाता है कि तुम जब तक बड़ी नहीं हो जाती मुझे छूना भी मत। अगली सुबह लेब्रिनथ सिटी में आउटस्कर्ट सर्वाइवर्स नए गिल्ड में प्रवेश करते हैं, पर ये कोई आम गिल्ड नहीं थी। यहाँ एडवेंचरस नहीं बल्कि बाउंटी हंटर्स मिलते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद सबका एक ही सवाल था, स्टैम्पिंग मैन का असली सच क्या है। गिल्ड के रूल के मुताबिक नए एडवेंचरर्स को बड़े बाउंटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, इसलिए रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक इंटरमीडिएट लेवल का क्वेस्ट देती, एक आदमी जिसका नाम हेल है उसको पकड़ाना है। जब रिवॉर्ड की बात हो रही होती तब एक हंटर एस नाराज दिखाई देता है, क्योंकि उसको लगता है कि एडवेंचरर्स उसका काम छीन रहे हैं। उसका कहना है कि उसको बस गोबलिंग हंटी तक ही रहना चाहिए। ऐसा एक वेगर लगाने की बात करता है। तभी टियाना एक पाउच भरकर कोइन टेबल पर स्लैम करती है और शर्त लगाती है कि वो लोग हेल को गिल्ड तक ले आएंगे। जब वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकलते तो गेट कीपर उन्हें वॉर्न करता है कि नेल गेरवा के रास्ते
रास्ते में मत पड़ना। आगे जाकर उनका सामना कुछ थक से होता है जो कि उन्हें इजीली पकड़ लेते हैं और उनसे हेल की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। क्वेस्ट को कंटिन्यू करते वक्त जेम को एरिया के लोगों की बुरी हालत देखकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जल्दी वो लोग हेल को ढूंढ लेते और बिना किसी दिक्कत के उसको पकड़ भी लेते हैं। जैसे ही वो लोग उसको लेकर जाने वाले होते तभी एक आदमी नलगिरी जो कि एक एक्स प्रीस्ट होता है उनका रास्ता रोक देता है। वो बताता है कि हेल उसका पेशेंट है क्योंकि उसको एलो डेविल डिसीज हो चुकी है। एडवेंचरस हेल की बाउंटी का जिक्र करते हैं, जिसके बाद नेलगार्वा को मजबूर होकर हेल को उनके हवाले करना पड़ता है। किजोना इस मौके का फायदा उठाकर नेलगार्वा से स्टैम्पिंग मैन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाता। हेल उन्हें बस इतना बताता है कि एक रिपोर्टर शहर में बच्चों को कैंडिस दे रहा था और उनसे बातें कर रहा था। वापस गिल्ड पहुंचकर शाना अपनी जीती हुई बैटिंग मनी उठाकर सबको ड्रिंक्स पिलाती है। अगली सुबह रिसेप्शनिस्ट उन्हें पेमेंट देती है और साथ ही स्टैम्पिंग मैन से जुड़ी केस फाइल उनके हवाले करती है। इतने देर में ओलिविया वहाँ पर आ जाती है और बिना किसी सस्पेंशन के एक बच्चे के इंटरव्यू लेने लगती है। किजोना और किरण अपने पहले स्टैम्पिंग मैन और ओलिविया के इनकाउंटर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी निक उस रिपोर्टर को कन्फ्रंट करता है। जैसे ही निक ओलिविया से क्वेश्चन करने लगता है वो एकदम रूफटॉप पर जम करके भाग जाती है, जिससे कुरेन और टियाना का एग्जिट गार्ड करने का पूरा प्लान फेल हो जाता है। कुछ वक्त के बाद रिनी की माँ उनसे मिलती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। पता चलता है कि एडा एडवेंचरस के बीच काफी फेमस है और निक बताता है कि वो एक रैंक होल्डर है। एडा फिफ्थ को भी जानती है और वो बताती है कि अब वो एस रैंक तक पहुंच चुका है। तभी एक और ट्विस्ट आती है। रेन एक बार फिर से जेम का अप्रेंटिस बनने की बात उठाती है, लेकिन जेम के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। तभी वो कन्फेस करता है कि उसको छोटी लड़कियों से अब डर लगने लगा है। जब रिन जेम से पूछती है कि वो उसको क्यों बचाया, तो जेम सिंपली कहता है कि कोई भी उस सिचुएशन में होता तो यही करता। लेकिन इस कन्फेशन के बाद जेम भी ये मान लेता है कि वो खुद भी अपने इस डर से एक दिन निकल सकता है। अपनी पेनफुल पास्ट का जिक्र करने के बाद उनकी बात एक और मेन टॉपिक पर शिफ्ट हो जाती है। स्टंपिंग मैन को हराने का तरीका। निक एडा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एनिमी को हराने का तरीका सिखाए। एडा उनकी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उन्हें एक स्पेशल मशरूम ड्रिंक देती है जो उनकी लेटेंट मैजिक एबिलिटीज को अनलॉक कर सकता है। एक क्विक पीप टैप के बाद इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होती है जो स्पेशली इस तरीके से डिजाइन की गई होती है कि लोग स्टंपिंग मैन से मिलकर फाइट कर सके। दुश्मन की बात करें तो सर्वाइवर्स एक बार फिर स्टंपिंग मैन से टकराते हैं, हालांकि वो फिर से बच निकलता है, लेकिन इस बार उन्हें शक होता है कि शायद से ओलिविया इसकी कल्प्रिट नहीं है। ये सोच करके किडनैपर्स कोई एशियंट मैजिक टूल्स का यूज कर रहा है। निक सीधा लियोन के पास जाता है, बस कुछ स्टेम्स वंश के बदले। लियोन एक पुरानी कहानी बताता है इल्यूजन किंग जेम की। ये एक ऐसा जेम स्टोन है जो कि किसी भी इंसान की प्रेजेंस और शक्ल को बदल सकता है। इल्यूजन को तोड़ने का एक सिंपल तरीका भी लियोन उन्हें बताता है। अगर तुम उस मैजिक यूजर का असली नाम जान लो तो इल्यूजन खत्म हो जाएगा। जेम और टियाना अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे एनिमी को एक जोन नैरो डाउन कर देते हैं जो उन्हें वापिस से शहर की सरहद में ले जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर गेटकीपर उन्हें बस रैंडम केस अपडेट देता है, जिससे कि उनका काम और मुश्किल हो जाता है। एक गहरे फोग में चलते वक्त ओलिविया अचानक निक पर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार निक ने एडा की ट्रेनिंग को प्रूफ कर दिखाया। ओलिविया उस पर इल्जाम लगाते है कि वो ही असली स्टैम्पिंग मैन है। किजोना अपनी पैरेलल एबिलिटी का यूज करके उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर ओलिविया वही टेक्निक का यूज करके उसको काउंटर कर देती है। निक उसका नाम बुलाता है, लेकिन इल्यूजन ब्रेक नहीं होता। समझ जाने के बाद दोनों शांत हो जाते और एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करते हैं। ओलिविया फाइनली सच बताती कि वो असल में एक रिपोर्टर है और स्टंपिंग मैन भी सिर्फ नाम का। जब वो फुल टाइम एडवेंचरर थी तब उसको ये टाइटल दिया गया था, जो कंफर्म हो जाता है कि ना निक ना ओलिविया और ना दोनों में से कोई भी असली कल्प्रिट नहीं है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब मिलकर स्टंपिंग मैन को ढूंढना होगा। कहीं और ओलिविया और सर्वाइवर स्टंपिंग मैन की लेटेस्ट विक्टिम की बॉडी एक्समाइन करने जाते हैं ताकि कुछ नया एविडेंस मिल सके। जेम को उस बच्चे के नीचे एक इल्यूजन किंग जेम का एक छोटा सा फ्रेगमेंट मिलता है। जब ओलिविया उस जेम को तोड़ती है तो लड़की के हाथ पर एक बुलेट मार्क दिखाई देता है और उसके शरीर पर येलो डेविल डिसीज के ट्रीटमेंट के निशान भी मिलते हैं। विक्टिम की केस फाइल दोबारा देखने पर एविडेंस उन्हें वही दिखाता है जो कि वो पहले देख चुके थे। यही मोमेंट होता है जब जेम को फाइनली रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने फाइनली स्टंपमैन को ढूंढ लिया। अगले सीन में नेक एक 1-on-1 फाइट में स्टंपिंग मैन से भिड़ता है। जैसे ही वो ओपोनेंट का असली नाम बुलाता है इल्यूजन ब्रेक हो जाता है और असली चेहरा सामने आता है। एक्स प्रीस्ट नोलगेरा दोनों एक इक्वल फोटिंग पर लगते हैं, लेकिन निक एक स्मार्ट ट्रैप फिक्स करता है और नोलगेरा उसमें फंस जाता है। सर्वाइवर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेम फाइनली नोलगेरा से पूछते कि उसने येलो डेविल डिसीज क्यों लगाई। जेम फाइनली नोलगेरवा से पूछते कि उसने येलो डिसीज क्यों फैलाई। तब नलगेरवा एक पेनफुल सच्चाई बताता है कि उसकी बेटी इसी डिजीज से मारी गई थी। और बात सिर्फ इतनी नहीं, लोगों ने रूमर्स फैला दे कि उसकी बेटी कोई रिलेशनशिप में थी, क्योंकि ये डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड माना जाता है। लेकिन असल में नलगेरवा की बेटी न सिर्फ अपने डॉक्टर बाप की तरह काम करने की कोशिश करती थी, वो एक पेशेंट का इन्फेक्टेड ब्लड को टच कर बैठी और डिजीज का शिकार हो गई। अपनी बेटी की मौत को बेकार न जाने देने के इरादे से नलगेरवा एक कोर की तलाश में पागलपन की हद तक चला गया, चाहे उसके लिए उसे निर्दोष बच्चों की जान ही क्यों न लेनी पड़े। जैम अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और नलगेरवा पर चिल्लाता है कि उसने अपनी विक्टिम्स और उनके परिवारों के दुख को बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं समझा। लेकिन नेलगरवा को कोई पछतावा नहीं होता। वो एक हंसी के साथ चिल्लाकर कहता है कि अगर वो मर भी गया तो भी कुछ नहीं बदलेगा। उन दोनों के बीच में बहुत ही तेज से बहस होने लगती। फिर किजुना दुश्मनों को वार्न करती है कि कोई आ रहा है। उन दोनों के बीच में बहस और तेज होने लगती है, पर तभी किजुना दूसरों को वार्न करता है कि कोई आ रहा है। एक नाइट जो कि सर से पांव तक फुल आर्मर में होता है, बिना कोई वार्निंग दिए एक बार में ही नलगिरवा का शरीर बीट देता है। जेम तुरंत उसको बचाने के लिए हीलिंग कास्ट करता है, पर नाइट एक पावरफुल अटैक से उसको जमीन पर पटक देता है। कुनार और टियाना गुस्से में एक साथ अपना अटैक छोड़ते हैं, पर नाइट के सामने उसका कोई भी असर नहीं होता और दोनों को आसानी से हरा दिया जाता है। तभी ओलिविया एंटर करती है और नाइट को व्हाइट मास्क कहकर बुलाती है। सबसे हैरत की बात तो ये होती है कि वो बिना किसी वेपन के अपनी नागनी हाथों से उसकी तलवार को रोक देती है। ऑफेंसिव मोड में जाकर ओलिविया व्हाइट मास्क का ध्यान भटकाने लगती है ताकि निक और जेम अपनी बॉडीज को एक साथ मर्ज कर सके। लेकिन व्हाइट मास्क ये देखकर समझ जाते हैं कि उसके ओपोनेंट्स भी किसी सिमिलर रेलिक का यूज कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए वो ओलिविया को एक मैजिक बैरियर में ट्रैप कर देता है, जो धीरे धीरे इतना प्रेशर बनाएगा कि उसकी बॉडी को कुचल देगा। टीम ओलिविया को बचाने की कोशिश करती है, पर व्हाइट मास्क उन्हें रोक देता है। एनिमी की स्ट्रेंथ से परेशान होकर निक और जेम अपनी स्पीड एडवांटेज का यूज करते हैं और व्हाइट मास्क के कमजोर पॉइंट को टारगेट करते हैं। जैसे ही व्हाइट मास्क अपने ओपोनेंट पर पूरी तरीके से फोकस कर लेता है, बैरियर वीक हो जाता है और ओलिविया फाइनली उसमें से निकलने का मौका पा लेती है और एक और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हुए ओलिविया उसे भीड़ देती है। व्हाइट मास्क को लगता है कि फाइनली अब उसने अपर हैंड ले लिया, पर तभी बॉन्ड उसके फेस पर एक पावरफुल स्टेप मार देता है। अपनी एबिलिटीज के बार किसी को देखकर व्हाइट मास्क इंप्रेस्ड हो जाता है, पर वो तुरंत वहां से भाग जाता है। जाने से पहले वो पूरे बिल्डिंग को एक मैसिव एक्सप्लोजन में उड़ा देता है। किस्मत अच्छी थी कि टीम को सिर्फ माइनर इंजरीज होती, लेकिन नालगेरिया की कंडीशन अलग थी। उसके पास सिर्फ दो मौत के रास्ते बचे थे, या तो व्हाइट मास्क के कर्ज से मरना या फिर येलो डिजीज से मरना। समझ जाने के बाद उसका बचना नामुमकिन है। नालगेरिया उन्हें बिल्डिंग कोलैप्स होने से पहले निकल जाने के लिए कहता है। जैम एक स्पेल को कास्ट करता है जो कि कम से कम उसके पेन को हटा सके और सब लोग वहां से निकल जाते हैं। सर्वाइवर्स फाइनली स्टंपिंग मैन के मिस्ट्री को सोल्व करने के बाद वहां रिलीफ्ड फील करते हैं और ओलिविया उन्हें एक और बड़े खतरे की वार्निंग देती है। व्हाइट मास्क अभी जिंदा है और उसके पीछे कोई और भी ज्यादा पावरफुल मास्टरमाइंड हो सकता है। ओलिविया उन्हें उनका गार्ड नीचे ना करने की सलाह देती है और तब वो अपनी असली सच्चाई सामने रख देती है। सिर्फ एक रिपोर्टर या एडवेंचर नहीं, सिर्फ स्टंपिंग मैन नाम का एक पुराना लेजेंड ही नहीं, ओलिविया असल में एक स्पिरिट ग्रेड एंटी डीमन वेपन है जिसे सोर्ड ऑफ पावर्स के नाम से जाना जाता है। स्टंपिंग मैन के गहरे इंसिडेंट के बाद सर्वाइवर्स एक गहरी मेलानकोलिया में चले जाते हैं। इस बेचैनी के बीच निक को एक पुराना चेहरा याद आता है, वो बैंडिट जिसने उसके माँ बाप का कत्ल किया था। अगर उस वक्त आर्गुस ना होता तो शायद से निक भी मारा गया होता और उसके परिवार की कुर्बानी बेकार चली गई होती। जब निक पर हमला हुआ तब आर्गुस ने उसकी जान बचाई और उसे काउंटरलेस बैटल आर्क्स का हिस्सा बना लिया। भलाई निक को गिल्ड से निकाल दिया गया, लेकिन आज भी उसके पास टूटी हुई डैगर है जो कि आर्गुस ने दी थी, एक यादगार जो कि पुरानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जेम अब नेलगारवा का एक तरह से उत्तराधिकारी बन चुका है, जो उसी गरीब बस्ती में एक छोटी सी क्लिनिक चला रहा है। वक्त वक्त पर वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो ये सब नेलगारवा की इज्जत पर कर रहा है या फिर अपनी तसल्ली के लिए। पर जो भी हो, जेम को खुशी होती है कि वो किसी न किसी तरह से जरूरतमंद लोगों की मदद कर पा रहा है। टियाना का हाल थोड़ा अलग है। रातों को अचानक उठ जाने की आदत लग गई है और मन बहलाने के लिए वो वापस से गैम्बलिंग की तरफ लौटती है। पर अजीब बात यह है कि जीतने में भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो कि पहले मिलता था। गिल्ड के अंदर हमेशा मुस्कुराती हुई दिखती कुरेन के मन में एक पुरानी याद अब भी जिंदा है, कलोस। चाहे जितनी कोशिश कर ले वो उसके दुख को पीछे नहीं छोड़ पाई। उसके अंदर अब भी एक आगे उस दिन का इंतजार जब वो कलोस से ड्रैगन जेम चुराने का बदला ले सके। एक दिन जब वो सड़क पर चल रही थी तो उस मर्चेंट से टकरा जाती जो कि कभी उसे चूना लगा गया था और ये मर्चेंट अब एक नए शिकार एक नन्ही लड़की को बेवकूफ बनाने में लगा था। जब कुरान उसके सामने आई तो सिर्फ उसके चेहरे को देखते ही वो आदमी कांपने लगा और तुरंत लड़की को छोड़ दिया। पर तभी निक और उसके साथी कुरेन को बुलाने लगते। उसे फेस्टिवल देखने जाना था। एक लंबी थकान भरी जिंदगी के बाद एक बार फिर मजा लेने का वक्त आ चुका था। तभी ओलिविया भी उनके साथ चलने के लिए तेज कदम बढ़ाती है और हमेशा की तरह अपनी मस्त मजाक के साथ। पर जैसे ही टियाना अखबार उठाती, ओलिविया कुछ बोलने से पहले ही समाचार पढ़ लेती है, डार्क डीमन लॉर्ड की वापसी। ये सुनकर ओलिविया अपनी शरारती आदतें छोड़कर सीरियस हो जाती है। वो समझाती कि व्हाइट मास्क शायद से इस सब में शामिल हो सकता है और इसी के साथ वो एक और राज को खोलती है, इल्यूजन किंग जेम को, जो कि चोरी हुआ था, वो ब्लैक मार्केट में बिक रहा था। ये सुनकर कुरान के मन में तुरंत एक सवाल आता है, क्या हो सकता है कि ड्रैगन किंग जेम भी किसी ब्लैक मार्केट में हो? कुरान का मन हल्का करने के लिए उसके साथ ही उसे एक नया प्रपोजल देते। क्या होगा अगर वो अपनी खोज को एक नई ट्विस्ट में बदल दे? और बस इस सोच से पूरा टीम एक बार फिर तैयार हो जाता है बुराई का पीछा करने के लिए। कहीं और किजुना और ओलिविया आपस में अपनी सोच को शेयर कर रही होती है। दोनों ही एक ऐसे आर्टिफैक्ट है जो कि इंसानों से कई ज्यादा जिएंगे, जो हमेशा अमर रहेंगे। ओलिविया सोचती है कि सर्वाइवर्स में थोड़ा और जुनून होना चाहिए, जबकि किजुना मानता है कि वो भी ताकत को और सुधार सकती है। पर एक और बात, दोनों को यकीन है कि ये लोग एक दिन डार्क डीमन किंग को जरूर हराएंगे। शायद एक दिन ये दुनिया को बचा भी सकेंगे। और यही था एक और धमाकेदार चैप्टर। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।